आज अपनी इनकम टैक्स की क्लास नंबर 2 बोले अपने, क्यों? पहली क्लास तो ऐसे इंट्रो थी। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे होमवर्क दिए थे, पहले वो सारे होमवर्क चेक कर लेते। कोई 15-16 होमवर्क थे। कौन ऐसे सज्जन है जो बनाना भूल गए? बनाए हो उसे उमन? तना नाम बताओ। इंद्रनील बना लिए। सर नाम बताइए, नाम बताइए। विश्व सौरकार बाबू, नाम बता ढंग से। विश्वेश्वर, अरे बाबा। उदय जी बनाया आपने होमवर्क? अरे क्या फर्स्ट क्लास। वीडियो तो भिजवाया था ना? वीडियो एक बार देख लिया, समझा हुआ है? 2 पार्ट में वीडियो आया था, एक पार्ट देख लिया, एक पार्ट देखा ही नहीं। नाइस। मैडम जी बना लिया आपने? नाइस नाइस, क्या बात। सब अच्छे बच्चे। तो वीडियो देख लेता, मतलब वीडियो राधे को फोन मारता तो मिल जाता। अरे एब्सेंट मारे तो तुझे टच में रहना पड़ेगा ना। वैसे आज की क्लास में तुझे समझा दूंगा बिना लास्ट क्लास के। पहले होमवर्क चेक करते हैं। डेटा बताओ, सम बताओ, सम बताओ तो एक जन। मिस्टर ए जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया है, 32 ईयर्स से है, और उन्होंने 115 BAC क्या किया? ऑप्ट किया है कि नहीं किया? ऑप्ट किया है। पहले अपने ऑप्टेड वाला करते हैं। हाँ, अब इनकम बताओ। 50 लाख, 4 लाख, 8 लाख। तो मुझे एक का आंसर आता है, इसका आंसर है 0। बात ये मुझे निकालना पड़ेगा। पहले वाले का आंसर 115 BAC ऑप्टेड है, तो पहले 15 लाख पे 187,500। हाँ, निकाल लिया होगा तुमने भी। और 35 लाख पे 30%, या 12,37,500, उस पे फिर सेस सब मिला के आया 12,87,000। सही है क्या? 12,87,000। दूसरा आपने बताया 60 लाख, है ना? तो 60 लाख पे हो गया 10 लाख पे 3 लाख, 3 लाख पे 4%, 3 लाख। हाँ हाँ, 50 लाख कैसे आई मैं ये बताऊं? अच्छा, 60 लाख का मैं बता रहा हूँ ना यार, मेरा टर्न है। तो तुझे सिर्फ 8 ट्रिक आती है, मुझे तो और भी आती होगी, मैं तो इससे ज़्यादा बार सम बनाया हूँ। तो 10 लाख पे 3 लाख, 3 लाख 12,000, इसमें 3 लाख 12,000 जोड़ दूँ तो आ जाएगा 15,99,000। सीखा क्या? सीखा ना? हाँ, स्मार्टनेस तो उसी को बोलता है ना जो रटा रटाया काम नहीं करता। आया? गलत आया? कौन सा वाला गलत है? नहीं ठीक है, कौन सा वाला गलत है, पहला कि दूसरा? तो फिर समझने में भूल है, गलत नहीं आएगा। आप कौन सा वाला टैक्स स्लैब लगा रहे हो? 10 पे 12,500? नहीं, ये वो वाला सम नहीं है, ये 115 BAC ऑप्टेड है। हाँ, तो इसका आंसर मिलाओ, मैच करेगा। रॉन्ग कैसे हो जाएगा? मैच किया ना? देखो फालतू तुम अदरवाइज लेता है। दूसरा वाला मैच नहीं कर रहा है, पहला वाला मैच कर दिया, तो मेरा रॉन्ग होगा। 10 पे 3 लाख, 3 लाख 12,000, 3 लाख 12,000। ओ, सेस नहीं लगाया, सरचार्ज नहीं लगाया मैंने सरचार्ज नहीं लगाया सर। तो 15 लाख पे 187,500 और 45 लाख पे 30%। 45 लाख पे 30% होता है 13,50,000। 13,50,000। इस पे सरचार्ज 1.1 और उस पे सेस 1.04, या 17,58,900। देखो मैच किया क्या? मैं सरचार्ज लाना स्किप किया। 120 लाख, 120 लाख पे 105 लाख। जिसका मैच नहीं करे भैया उसका जिम्मेवारी है वो बोले, जिसका मैच नहीं करे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बोले सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है।
120 लाख पे 15 लाख हटाए तो 105 लाख पे 30% प्लस 1.87,500 इंटू 1.15 इंटू 1.04, यह आ गया 39,91,650। मैच किया क्या? এটা করলাম না তুমি, বাহ খুব ভালো। সবাই আমি বুঝতে পেরেছি ভাই তুমি কি করছি। ये कौन करेगा? 8 लाख तो 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 12,500, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10% 25,000, 7.5 लाख हो चुका है। 50,000 पे 15%, 7,500, सब मिला के हो गया 20, 45,000। 45,000 पे शेष लाना पड़ेगा। 46,800। नाइस। कितने जन का सारा राइट हो गया? पांचों राइट, बस 2 3 4 4 4 4 4 5 नंबर रॉन्ग हुआ। क्या रॉन्ग हुआ देखो, चेक करो आप। ये तो बनाया नहीं। नाइस, बनाया हाँ, राइट सारा। क्यों, क्या मिस्टेक? दुटो भूल हो। कौन कौन सा भूल हुआ? सी एंड ई। सी वापस से बताऊं, 120 लाख की इनकम है, पहले 15 लाख पे 187,500 और बाद बाकी 105 लाख पे 30% हुआ 3,15,000। 30 लाख, अरे यार 31,50,000। ये कुछ हुआ। इन दोनों को जोड़ने के बाद सरचार्ज ऐड किया मैंने 15%, फिर से ऐड किया 4%। आप बताओ क्या मिस्टेक किया आपने? हो सकता है। और ये तो एकदम सिंपल था यार, 8 लाख वाला तो पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10%, ये 7.5 लाख हो गया। बैलेंस 50,000 पे 15%, ये सामने आया 45,000 प्लस सेस 4%, या 46,800। क्या रॉन्ग किया मैडम इसमें? अच्छा, अब क्लियर है। अब ये बताओ किसने कितने समय में किया? ये इंपॉर्टेंट है ना, किसने कितने मिनट में किया घर पे सारा होमवर्क? 45 मिनट्स लग गया, 1 घंटे 1 आवर लगा दिया। 30 मिनट्स लग रहा है, 45 मिनट्स लग रहा है, 1 घंटे लगा दिया माय गॉड। 58 और उसमें किया नहीं, और 35 मिनट्स में हो गया। नाइस, राइट हुआ पहला वाला। अच्छा कोई बात नहीं दादा, कत समय लेगेছে मोटामुटी 1.5 घंटा लेगेছে बाबा। 1 आवर, ओके। मैंने तो बहुत अच्छी स्पीड में किया यार इस कंपैरिजन में, तो है ना, क्योंकि मेरे पास एक आर्ट है जो मैंने तुम्हें सिखाई नहीं है। हम लोग चाहते हैं बच्चे खुद डेवलप कर ले, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाई देता हूँ। मैंने तुम्हें टैक्स निकालना सिखाया, लेकिन मैंने तुम्हें टैक्स कैलकुलेटर में निकालना नहीं सिखाया। बताओ कौन सा वाला बताऊं? ये वाला बताऊं 120? ये वाला बताता हूं मैं कैलकुलेटर में कैसे निकाल रहा हूं। एक बार कैलकुलेटर ऑन कर लो आप लोग अपना अपना कैलकुलेटर अपना अपना ऑन कर लो। हो गया सर, निकाल लिए कैलकुलेटर। 120 लाख है, आपको इनकम पता है, ठीक है, आराम से पेशेंसफुली। पहले देखो क्या हो रहा है। आपको पता है पहले 15 लाख पे 187,500 आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। पहले 2.5 लाख पे नील, आप लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10%। ये इंडिविजुअल पे एक और टैक्स स्लैब है 15%, ये 2.5 लाख पे 20%, 2.5 लाख पे 25% और बैलेंस पे 30%। ऐसे हमारा टैक्स स्लैब है। आपने जहां तक सीखा वहां तक 1 ऑल्टरनेट था, ये दूसरा ऑल्टरनेट है, इसका नाम है 115 BAC।
इस ऑल्टरनेट से टैक्स निकाल रहे हैं हम लोग। तो पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 12,500, अगले 2.5 लाख पे 25,000, अगले 2.5 लाख पे 15% बोले तो 37,500, अगले 2.5 लाख पे 20% बोले तो 50,000, अगले 2.5 लाख पे 25% बोले तो 62,500 और बैलेंस जो भी बचे। यानी पहले 15 लाख पे ये ऐसे मूव करेगा, ये 15 लाख हुआ और ये 187,500 हुआ, यानी फर्स्ट 15 लाख तक ये ऐसे मूव करेगा, 187,500 ही आएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 120 में से हमें पता है पहले 15 पे 187,500, तो मैंने कैलकुलेटर में टाइप किया 105 लाख, 105 लाख कैलकुलेटर में टाइप किया, फिर टाइप करके 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आंसर आया उसमें प्लस 187,500 और ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर। यानी मेरे दिमाग में जो भी कैलकुलेटर में डेटा है 120 लाख, 120 लाख में 15 लाख हटाओ, जो भी बचा 105 लाख पे सीधा कैलकुलेटर में टाइप ही किया 105 लाख इंटू 30 प्लस 187,500 आ गया यहां तक। अब आपको पता है जिनकी इनकम 100 लाख से ज्यादा है उसको पर 15% सरचार्ज लगता है। एक तरीका है, ये जो भी डेटा आया इसका 15% निकालो और फिर ऐड करो। एक तरीका ये है। एक जैसे मुझे कोई बोले कपड़े की दुकान में जाऊं, भैया शर्ट क्या दाम, बोला 1000 रुपया। मैंने बोला कोई डिस्काउंट है, बोला अभी 20% डिस्काउंट है। तो एक तरीका मैं 1000 टाइप करूं इंटू 20% करूं, कैलकुलेटर देखूं 200 आएगा, फिर वापस से एसी मतलब क्लियर बटन दबाऊं, फिर 1000 माइनस 200 करूं, आएगा आंसर 800। यह एक तरीका है, सीधा इसका 80% कर दूं, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 इंटू 0.8 800 ही आएगा। वैसे यदि आपको 15% ऐड करना है तो एक तरीका है 1000 इंटू 15% 150 आएगा, फिर 1000 प्लस 150, और एक तरीका है सीधा इंटू 1.15 कर दीजिए, वही आएगा। सरचार्ज जोड़ के अपने आप ही आ जाएगा। फिर जो भी डेटा आएगा इस पे सेस ऐड करना है 4%, सेस ऐड करना है 4%। तो एक तरीका 4% जोड़ो और एक तरीका है सीधा 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर करके देखो बिना इसको रेफर किए। वी डोंट नीड टू रेफर एनीथिंग। 120 लाख हमारी इनकम है, 120 लाख में से 15 लाख हटाया, कैलकुलेटर में आया 105 लाख, 30% से मल्टीप्लाई किया, प्लस 187,500 किया। स्क्रीन देखता ही नहीं मैं, तो स्क्रीन क्यों देखूं। 105 लाख पे 30% प्लस 187,500 इंटू 1.15 इंटू 1.04, आंसर। क्या ब्रिलियंट स्पीड से आया सर, आया आया। कहाँ 1-1 घंटे 30-30 मिनट लगा रहे थे, ये 1 मिनट से कम टाइम में आया है। आप भले दोबारा ट्राई कर लो। आया तो दादा, आया आया। विश्वजीत सर, नहीं विश्वजीत नहीं, विश्वेश्वर, वाह, शंकर भगवान का नाम है विश्वेश्वर। हाँ दादा, रिप्रेजेंट करेगा तो वैसे ही ट्रेडिशनल करेगा, छोड़ो ना रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन तो हो ही जाएगा। खाता में যতনি করবে ততনি तो 1.5 लाते नील 2.5 लाते 5% সবাই ভালো করে सजे सजा के दिखाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में दरकार नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हो एग्जाम में थोड़ी आता है। आपसे कोई पूछेगा थोड़ी फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑन 110 लाख, कोई नहीं पूछेगा। ये बड़े से सम का इतना सा पार्ट है, तो आप सीख रहे हो। अभी तो आपको सिर्फ टैक्स निकालना सिखा रहा है, अभी तो इनकम निकालना सिखाना है सर। तो बड़े से सम का इतना सा पार्ट है। ये तो एमसीक्यू में भी आ जाए तो बड़ी बात है, एमसीक्यू लायक सम है ये सब। तो डोंट बॉदर अबाउट प्रेजेंटेशन, बॉदर अबाउट लर्निंग फास्ट, स्पीड, फन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक ऐसे निकालते 140 लाख पे टैक्स निकालते हैं। यार मेरा कैलकुलेटर तो ये ले लिया, निकाल निकाल तुम निकाल। मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ। 125 पे 30% 62,500, 37,50,000, 187,500, 38,900,000 into 1.15 into 1.0। मेरा तो आ गया, मेरी स्क्रीन नहीं चल रही है बस।
टच बोर्ड होता तो हो जाता अभी तक। तो यही आया क्या? अरे कैलकुलेटर चला दो यार, देना दादा कैलकुलेटर देना, लोग बच्चे लोग मानते नहीं है। 140 लाख थी मेरी इनकम, मैंने पहले 125 दबाया, फिर 30%, फिर 187,500 इंटू 1.15 इंटू 1.04, या 47,09,250। यही आए थे आप लोग का, बहुत कम समय में, कंपैरेटिवली बहुत कम समय में। ओके, पहला आंसर हमारा हो गया, हमने होमवर्क भी चेक कर लिया और हमने कुछ नया सीख भी लिया। फिर सेम समय हमारा, इस बार हमें बोला गया 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया, नो 115 बीएससी। यदि 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया तो टैक्स लायबिलिटी अलग हो जाएगी। अलग क्या हो जाएगी, कुछ खास थोड़ी है। वाह, बी गायब। इसमें हम लोग कैलकुलेटर में दबाएंगे कैसे? आपको पता है इस बार क्या होगा, पहले 10 लाख पे एक बार है 500 और बैलेंस पे 30%। इस बार टैक्स स्लैब चेंज हो गई। इफ 115 बीएससी नॉट ऑप्टेड तो ये वाला टैक्स स्लैब है। हाँ, तो इस बार कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे? एक बार है 500 और 40 लाख पे 30%, बोले तो 12 लाख हो गया। कितना? 13,12,500। 13,12,500, सरचार्ज नहीं लगेगा, 1.04 आंसर। ला मैं एक बार आंसर निकाल देता हूँ। आजमाई तोता दे दिया ना यार। 13,65,000। वैसे 60 लाख पे टैक्स निकालना है तो कैसे करूंगा? 10 लाख पे एक बार है 500 और 50 लाख पे 30%, 15 लाख, 16 लाख 12,500। इस पे सरचार्ज मारूंगा 1.1, सेस मारूंगा 1.04, तो 16 लाख 12,500 इंटू 1.1 इंटू 1.04, ये हो गया 18,44,700। दादा मैच किया? स्पीड मजेदार है। हाँ, सीखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीखने के साथ स्पीड इज मच मोर इंपॉर्टेंट। 120 लाख, 10 पे एक बार है 500, 110 लाख पे 33 लाख, यह आ गया 34,12,500। इसको पर 1.15 इंटू 1.04, 34,12,500 इंटू 1.15 इंटू 1.04, 40,81,350। आया क्या? नाइस। 4 लाख पे मेरे को आंसर पहले से पता है 0। 8 लाख का आंसर, 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, 12,500, 3 लाख पे 20%, 60,000, 60,000 प्लस 12,500, 72,500, 72,500 पे 1.04, 75,400। आ गया सबका राइट? वाह, पांचों राइट है। दादा राइट होना बड़ी बात नहीं है, राइट तो सबका ही होगा। जैसे इसने बोला मेरा रॉन्ग हुआ, मैं बोला हो ही नहीं सकता, राइट तो हो जाए। राइट सबका होगा, समय में राइट होना बहुत बड़ी बात है। पूरा पेपर दे दो, 12 घंटे दे दो, देखो सारे बच्चे पास हो जाएंगे। पूरा पेपर दे दो और 3 घंटे टाइम दे दो, देखो 24% रिजल्ट हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सीखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 2, नॉन रेसिडेंट है और 62 साल का है। यहाँ पे 62 साल का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि वो तो नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन कभी नहीं होता, तो टैक्स स्लैब वही होगा, 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30, 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। हाँ बोलो कितना इनकम बोलो? 50 लाख, ये तो निकाला हुआ था पहले ही। अरे यार 10 लाख पे एक बार 500, 13 लाख 12,500, हाँ 13,65,000। दूसरा बोलो?
5 लाख, ये जीरो कैसे, नॉन रेसिडेंट है ना। 12,500 इंटू 1.04 बोले तो 13,000। जो नॉन रेसिडेंट उसको रिबेट नहीं मिलता, रिबेट सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, इसलिए इसकी इनकम 5 लाख है, लेकिन फिर भी इसको टैक्स देना पड़ रहा है 13,500। इसका रॉन्ग हुआ पार्टी। ओके, सबने राइट किया। सी 220 लाख, 10 पे 1,12,500 और 2 10 पे 30%, 2 10 पे 30% हुआ 63 लाख। ये हो गया 64,12,500। हाँ, अरे हाँ, इंटू सरचार्ज 25%, 1.25 इंटू 1.04, जो भी आंसर आया देख लेना, वो मेरे पास ही कैलकुलेटर है। 64,12,500 इंटू 1.25 इंटू 1.04, 83,36,250। मजा आया? चलो ठीक है। डी क्या था? ओके, खत्म, आगे बढ़े। एज, ओके, अगला बताओ। रेसिडेंट HUF, ठीक है। टैक्स इनकम बताओ। 142 लाख। 4 लाख पे 2.5 लाख पे नील, 1.5 लाख पे 5%, 7,500, 7,500 का 4%, 300, 7,800। HUF को रिबेट नहीं मिलता, दैट इज द मैसेज, है ना। 59 लाख, 10 लाख पे 1/500, 49 लाख पे 30%, 14 लाख पे 30%, 1/500 इंटू 1.10 इंटू 1.04, 18,10,380। सही है क्या? नहीं तो चेहरा ऐसे बनाता है जैसे डाउट हो जाता है यार। 142 लाख, 142 में 10 हटाओ, 132 पे 30% प्लस 1/500 इंटू 1.15 इंटू 1.04, 48,70,710। सही है क्या? कि दादा रॉन्ग हो कि मिस्टेक बोलूं? क्या है आपका आंसर? 52 लाख। आपने 25% सरचार्ज मारा, क्या ये बात चेक करो। और बताओ, ये सब मिस्टेक होगी, कोई 15 चीजें 25 मार देगा। हाँ, मैंने सीनियर सिटीजन का नाम दिया था भारतीय बुजुर्ग। आप समझ लो, मैं क्लास में कोई फड़का नहीं मारता। यदि कोई वर्ड बोला जा रहा है तो आपके काम क्या है। मैं भारतीय बुजुर्ग बेवजह क्यों बोलूंगा? बुजुर्ग बोलने से भी तो काम हो जाएगा। मैं भारतीय बुजुर्ग इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, रेसिडेंट प्लस 60 ईयर्स और मोर। रेसिडेंट होना जरूरी है। हम अपने देश के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं भाई, विदेश के बुजुर्गों के लिए हमारे लिए कोई प्रोविजंस नहीं है। कोई नॉन रेसिडेंट हो, उसका एज यदि 62 साल हो तो वो सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे, 2.5 लाख पे नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह टैक्स लगाएंगे। और कुछ था सब में? होमवर्क और कुछ था? अच्छा, इसी को नॉन रेसिडेंट करके बनाना है। अच्छा, दूसरा डेटा है नॉन रेसिडेंट HUF। बोलिए सर। 32 लाख, 68 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। HUF रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्स स्लैब में। तो 32 लाख में क्या करेंगे? 22 लाख पे 30%, 6,60,000 प्लस 1/500, 7,72,500, 772,500 इंटू 1.04, 8,03,400। हाँ, क्यों नहीं बना सकता? हिंदू होना जरूरी है, अनडिवाइडेड होना जरूरी है, फैमिली होना जरूरी है। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से क्या फर्क पड़ता है? वाह, बाहर का हिंदू हिंदू नहीं है, बाहर की फैमिली फैमिली नहीं है। 68 लाख,
68 लाख। तो पहले 10 लाख घटाओ, 58 लाख पे 30%, उसमें 8 बार 500 इंटू 1.1 इंटू 1.04, 21,19,260। हाँ, इसका सारा होमवर्क आज राइट हुआ, पूरा राइट, एक भी मिस्टेक नहीं हुआ। अरे वाह, एक जन का पूरा राइट हुआ। अभी बात ही अच्छा अभी बात ये पार्टनरशिप फॉर्म बताइए सर, कितने इनकम है? 10 लाख, 1 लाख, 120 लाख। इसका हो गया 3,12,000, इसका हो गया 31,200, और इसका हो गया 36 लाख। अरे बोलो कितना? 36 लाख इंटू 1.12 इंटू 1.04, 4193,280। सर राइट। आप इसमें पूछ रहे हो? दो दादा डाउट क्या है ये बताओ मुझे, बताओ डाउट क्या है? बोलो बोलते क्यों नहीं हो? हाँ तुम दो ना, तुम्हारा जो मन लगाओ। बदमाश, कभी 25% लगा देता है, कभी सरचार्ज ला देता है। नहीं दादा, यहां तक सबका क्लियर है? हाँ हमने लिया सब मिला के 30 मिनट, क्लास स्टार्ट हुए 30 मिनट से थोड़ा कम हुआ है। सबको चेक किया, कई बार 2 बार 3 बार बताया, कभी कैलकुलेटर था कभी नहीं था। यदि ये मेरे को बनाने मिलता तो हम इसको 15 मिनट में ठीक बैठाता, शायद उससे भी कम में बैठाता, है ना, शायद 5 मिनट में बैठा देता, मूड के ऊपर है। आज अपने फिर ऐसा ही एक होमवर्क लेंगे और टारगेट लेंगे 5 मिनट में करो कटाक। हाँ बताया हूँ मैंने। अरे बुत देखने से थोड़ी होगा दादा, बुत देखने से थोड़ी होगा, और कुछ भी बोल देने से थोड़ी हो जाएगा, हैं? कुछ भी बोल देने से हो जाएगा ऐसे ही कुछ भी? 36 लाख का 12% बताओ भाई को। अच्छा छोड़ना, ऐसे करना यार, यही किया मैंने, और ये करके आया 41,93,280। जो आप बुक में 7% बोल रहे हो ना, वो कंपनी का टैक्स रेट है। भालो करे देखो, पार्टनरशिप फर्म पे 12% ही है। निकालो बुक निकालो, देखो कंफर्म करो। हाँ तो ये तो फर्म है ना, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। वाह कुछ भी। अगले को बताना था पूरी क्लास होती, हम किताब देखा है বই দেখলে কিছু হবে না দাদা, আরো ভালো করে দেখতে হবে। होमवर्क अपने कर लिए, आज अपने कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास से एकदम डिफरेंट हो। मैंने लास्ट क्लास बोला था कि आज अपने थोड़ी थ्योरी करेंगे। टैक्स इज अ हार्ड कोर थ्योरी एंड हार्ड कोर प्रैक्टिकल। टैक्स सब्जेक्ट हर एक की बस की बात नहीं है। टैक्स सब्जेक्ट उसके बस की बात होती है जिसका थ्योरी भी स्ट्रांग हो और प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग हो, जिसको न्यूमेरिकल करने में मज़ा आता हो, न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता, और थ्योरी करने में जिसको अलग ही मज़ा आता हो। वो जो बंदा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस रखता है उसके लिए टैक्स बहुत अच्छा है। और वो बंदा जो बोलता है थ्योरी में तो अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में तो अच्छा नहीं लगता, वो टैक्स में बर्बाद। और जो बोलता है न्यूमेरिकल अच्छा लगता है, थ्योरी चिड़ मचता है, वो एकदम बर्बाद। यहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में सॉलिड बैलेंसिंग रखना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक क्लास 12 तक या बीकॉम तक जो भी आप अभी तक पढ़ के आए हो, यदि अभी तक आपका ये कॉन्सेप्ट रहा है कि थ्योरी अच्छा है प्रैक्टिकल खराब है, थ्योरी अच्छा है या प्रैक्टिकल अच्छा है थ्योरी खराब है, व्हाटएवर, तो इस साइकोलॉजी से आपको इमीडिएटली बाहर आना पड़ेगा। आई टेल यू व्हाई। हमारे सिलेबस में 8 पेपर, 7 पेपर, 10 पेपर, जितने भी पेपर हैं, सब में पास होना जरूरी है ना।
और जहां आपने एक सब्जेक्ट से इतनी सी भी चिढ़ की ना, आई टेल यू, इतनी सी भी चिढ़ की ना, कम अगेन, जाओ पहले सब्जेक्ट से प्यार करके आओ। आप किसी सब्जेक्ट से चिढ़ नहीं कर सकते। आप ये बोल ही नहीं सकते मेरे को लॉ अच्छा नहीं लगता, मेरे को ऑडिट अच्छी नहीं लगती, आप बोल ही नहीं सकते। आप बोल ही नहीं सकते मेरे को अकाउंट्स अच्छा नहीं लगता, मेरे को एफएम अच्छा नहीं लगता। अरे हु आर यू, सारे सब्जेक्ट में आपकी महारत हो तो आप बन जाइए हमारी वाली डिग्री। तो इसलिए नहीं कि टेस्ट सीखना है, इसलिए तो कि हमें पास होना है। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से बराबर प्यार होना बहुत जरूरी है। और यदि अभी तक आप बोलते आ रहे हो प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता, थ्योरी अच्छी लगती है, तो प्लीज ये सब बोलना बंद कर दीजिए। एक और बात बताता है, वो तुम्हारे बहुत काम की आएगी। दो होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स होते हैं। थ्योरी मतलब जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, न्यूमेरिकल्स मतलब जिसमें न्यूमेरिक्स लेना पड़ता है, 4 + 5 9 × 2। और प्रैक्टिकल मतलब वो होता है जो मार्केट में प्रैक्टिस में काम आता है। तो भैया आपके सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट है ना, सब मार्केट में प्रैक्टिस में काम आते हैं। कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई, बहुत सारे बंदे हैं जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से पैसे कमाए जा रहे हैं। शायद वो लॉ से पैसे कमाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ ऑडिट से प्यार है, वो ऑडिट से पैसे कमाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, बिग 4 कंपनीज में जाओगे, यानी EY, PwC, इन सब में सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। ऑडिट अलग सेक्शन है, लॉ अलग सेक्शन है, टैक्स DT अलग सेक्शन है, IDT अलग सेक्शन है। तो यार आप कैसे बोल सकते हो मुझे इस सब्जेक्ट से प्यार नहीं है? यू विल हैव टू लव। पहले पढ़ाई से प्यार लाओ, सब सब्जेक्ट प्यारे लगेंगे। मेक स्टडी फन। जैसे स्टडी बोरिंग हो जाए, डू समथिंग, मेक स्टडी फन। और आज हम लोग थ्योरी पढ़ के देखते हैं कि थ्योरी में भी क्या उतना ही मजा आता है, क्या हम लोग थ्योरी में भी उतने स्ट्रांग है? लेट्स सी। हम लोग कर रहे हैं, ये सब इंट्रोडक्शंस में आता है। इंट्रोडक्शंस में आता है टैक्स रेट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कोई ये मत सोचो कि टैक्स रेट फिनिश हो गया, नहीं नहीं, टैक्स रेट चल रहा है, अभी बाकी है, बहुत बाकी है। अभी तक मैंने कंपनी का टैक्स रेट बताया नहीं है। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट, और कुछ थ्योरी लर्न करें। व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर, व्हाट इज कैलेंडर ईयर, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, what is previous year, and what is assessment year। ये कुछ ईयर्स है इनकम टैक्स में जो आपको समझने पड़ते हैं। आई होप कैलेंडर ईयर सबको क्लियर है। क्या होता है कैलेंडर ईयर? जैन टू दिसंबर। हाँ यार, स्पीड तेज करो बोलने की। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? अरे फिर धीरे बोले, एकदम बिंदास बोलना चाहिए ना। अप्रैल टू मार्च। हमारी गली में एक मॉन्टेसरी हाउस है। एक दिन जा रहा था, नीचे से सारे बच्चे जोर जोर से बोल रहे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी। वाले यार क्लास मेरे बच्चे भी ऐसे ही बोलते। इच्छा थी मॉन्टेसरी पढ़ाना शुरू कर दे यार। पता व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? देखो सन्नाटा, देखो यहाँ पे। हाँ, अकाउंटिंग ईयर 1 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 12 मंथ्स होना चाहिए, चाहे कोई भी 12 मंथ्स हो। ये लो नया कॉन्सेप्ट। सर बोल रहे अप्रैल से मार्च, मैडम बोल रही है कोई भी 12 महीने। मैडम दिवाली टू दिवाली चलेगा? ये बोल रही हाँ। लो सुनो इनकी बात, चलेगा दिवाली टू दिवाली? वो भी बोल रहा हाँ। चलेगा जून टू जून, जून टू मई चलेगा? एंड आंसर इज ये सही बोल रही है कि अकाउंटिंग ईयर कोई भी पीरियड हो सकता है एज पर योर चॉइस। इट मे बी दिवाली टू दिवाली, इट मे बी जून टू मई, इट मे बी मई टू अप्रैल, अप्रैल से मार्च, जैन से दिसंबर, जो रखना रखो। लेकिन इनकम टैक्स हमेशा इसको कंसिडर करता है, इसलिए प्रैक्टिकली सभी जन अप्रैल टू मार्च रखते हैं। जब इनकम टैक्स अप्रैल टू मार्च रखता है तो आपको भी अप्रैल टू मार्च वाला PL बनाना पड़ेगा।
आप अपना दिवाली टू दिवाली वाला पीएल देंगे तो इनकम टैक्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इनकम टैक्स को सिर्फ अप्रैल से मार्च से मतलब है। तो जब आपको इनकम टैक्स में अप्रैल से मार्च वाला रिटर्न भरना पड़ता है, कंपनी में अप्रैल से मार्च वाला आरओसी में रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो जब आपको सारे लॉज में अप्रैल से मार्च वाला ही रिटर्न चलता है वहाँ पे, तो आप अपने शौक के लिए दिवाली टू दिवाली बना सकते हो, आप अपने सेंटिमेंट के लिए दिवाली टू दिवाली बना सकते हो, लेकिन कंट्री का लॉ अप्रैल से मार्च ही मांगेगा। आज की डेट में टैली मेंटेन्ड होती है, आपके पास कोई ना कोई अकाउंटिंग पैकेज है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आप कोई भी 12 महीने का पीएल बना सकते हो। तो हो सकता है आप अपने सेंटिमेंट के लिए दिवाली टू दिवाली चला रहे हो और इनकम टैक्स को पीएल निकाल के दे रहे हो, अप्रैल से मार्च चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है सभी के सभी अप्रैल से मार्च ही मेंटेन करते हैं, कौन अलग से माथा फोड़ी करे, है ना। सबका सेंटिमेंट पैसा है। तो ये 3 तो कॉमन सेंस थे। कैलेंडर ईयर जैन से दिसंबर ही होगा, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च ही होगा, अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली सभी अप्रैल से मार्च ही मेंटेन करते हैं। ओवर। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? हम लोग स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ईयर से। इसको प्यार से एवाई बोलते हैं। आप एग्जाम में भी एवाई लिख के आ सकते हो। असेसमेंट ईयर इज गवर्न बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। इसकी बात करें, देखो कोई भी लॉ करे, आज की डेट में कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये जो आएगा दैट इज सेक्शन, विद इन ब्रैकेट जो आएगा वो सब सेक्शन। थोड़ा सा सेक्शन की बात कर रहे हैं अपने। हाँ बताओ ये क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ये क्या बोला जाएगा? सब क्लॉज। हाँ लाउडर। सब क्लॉज, क्लॉज। हाँ सेक्शन 2 क्लॉज आई, क्योंकि सेक्शंस हमेशा न्यूमेरिकल्स में रहेगा, डेसिमल्स में रहेगा। सेक्शंस हमेशा डेसिमल या अल्फा डेसिमल में रहेगा। सुडो डेसिमल, सुडो अल्फाबेट में सेक्शन नहीं होगा, ओनली अल्फाबेट्स में सेक्शंस नहीं होंगे। तो यदि कोई बोलेगा 2A तो हम लोग सब बोलेंगे 2 क्लॉज ए। कोई बोलेगा 2I तो हम लोग बोलेंगे 2 क्लॉज आई। और कोई बोलेगा 2-9 तो हम लोग बोलेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। क्लियर? क्या बोलेंगे? सेक्शन बोलूं या क्लॉज बोलूं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, क्योंकि सबसेक्शन अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल से कॉम्बिनेशन में हो सकता है। बात क्लियर? ये डबल आई नहीं है, ये 2 है, रोमन 2 है। बताओ इसे क्या बोलूं? 2 सबसेक्शन 2 या 2 क्लॉज 2? तो आंसर इज सबसेक्शन हमेशा अल्फाबेट या न्यूमेरिकल्स, सॉरी सेक्शन, सबसेक्शन हमेशा अल्फाबेट या न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन में रहेगा और हमेशा डेसिमल्स में रहेगा, रोमन्स में नहीं रहेगा। रोमन्स में है तो आपको क्लॉज बोलना चाहिए। तो दिस शैल बी 2 क्लॉज 2। ठीक है। बस यही तो हुआ, और क्या बचा? तो ये फाइनली क्या हुआ? 2 क्लॉज आई। ये क्या हुआ? 2 क्लॉज 4। ये क्या हुआ? 2 सबसेक्शन 1। ये क्या हुआ? 2 सबसेक्शन 1A। ये क्या हुआ? 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। ये क्या हुआ? 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। बात क्लियर? 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। आई होप ये सारी बातें याद रहेगी। हाँ काम आता है सर? हाँ काम तो आता ही ना, कोई लॉ पढ़ते हैं तो रीड करते समय काम आता है। सर एग्जाम में लिखना पड़ता है क्या? वो अलग बात है। एग्जाम में लिखना पड़ता है वो अलग बात है।
डे वन से मत बोलो कि एग्जाम में क्या करना है, ये सीखना है कि नहीं सीखना है। लॉयर बनना है तो सीखना है, खाली पास करना है तो छोड़ दो। नहीं सर प्रोफेशनल बनना है, हाँ तो फिर सीखना पड़ेगा। आप किसी भी प्रोफेशनल की स्पीच सुनो, किसी भी प्रोफेशनल की स्पीच सुनो, यदि लॉ का प्रोफेशनल है, स्पीकर है, तो धड़ाधड़ सेक्शन बोलेगा। कोई टैक्स का स्पीकर है, फटाफट सेक्शंस बोलेगा। स्पीकर्स या कोई भी एक्सपर्ट विदाउट सेक्शंस बात नहीं करते। तो यदि आपको सब्जेक्ट पे एक्सपर्टाइज लाना है तो ये सेक्शन सब सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। और यदि आपको सब्जेक्ट में से पास होना है तो एग्जाम्स में सेक्शन लिखो मत लिखो बराबर है। एग्जाम्स में सेक्शन सब सेक्शंस लिखो मत लिखो बराबर है। लेकिन यदि सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज लाना है तो आपको क्या सेक्शन सब सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। क्लास को पढ़ाना है तो बच्चों के नाम याद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास को अपना बनाना है तो नाम याद करना पड़ेगा बच्चों के। अंतर क्लियर है ना? अंतर क्लियर है, ये एग्जैक्टली वही चीज है। आओ हम लोग क्या कर रहे थे? असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 9 एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 assessment year is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March in which income of previous year is assessed. फिर से बोलता हूँ, assessment year is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March in which income of previous year is assessed. assess मतलब होता है evaluation, calculation, determination. तो जिस ईयर में आपके पिछले साल की इनकम कैलकुलेट होती है, डिटरमाइन की जाती है, मेजर की जाती है, वैल्यू की जाती है, असेस की जाती है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर. तो असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April एंडिंग ऑन 31st March इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड. What is previous year? Section 2, Section 3, previous year. Previous year is the year जिसमें आपने इनकम कमाया. प्रीवियस ईयर में कमा रहे हो, असेसमेंट ईयर में असेस हो रहा है. यानी 2021 में जितना भी कमाया वो 21-22 में असेस हो रहा है. 2021 में जितना कमाया वो 2021 में तो असेस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो कमा रहे हैं. मार्च महीना चल रहा है तो क्या अभी भी कमा रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ ऑडिट हो रही है, अभी भी लॉटरी लग सकती है, अभी भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, अभी भी शेयर मार्केट खेल रहे हैं. तो एवरी डे कुछ ना कुछ गेन और लॉस हो रहा है. हो सकता है 31 मार्च के दिन लास्ट मोमेंट में शेयर का दाम बढ़ गया, अचानक 5 लाख कमा लिया. तो पूरे साल कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, कमाई कितनी हुई नहीं हुई वो अगले साल डिटरमाइन होता. तो आपने 20-21 में जितना कमाया उसका असेसमेंट 21-22 में होगा. तो 21-22 को बोलेंगे असेसमेंट ईयर और 20-21 को बोलेंगे प्रीवियस ईयर. जब आप 21-22 की इनकम निकाल रहे हो तो 21-22 की इनकम 22-23 में निकाली जाएगी. 21-22 की इनकम 22-23 में निकाली जाएगी. तो फिर बोलेंगे 22-23 इज द असेसमेंट ईयर, 21-22 इज द प्रीवियस ईयर. तो जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में इनकम निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर. ये समझने के लिए एकदम पर्याप्त है. जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में इनकम निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका नाम करंट ईयर रखते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने इसका नाम प्रीवियस ईयर इसलिए रहा कि ये असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर है. जो असेसमेंट ईयर है उसके ठीक पहले वाला ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर. तो इसकी डेफिनेशन भी वैसी ही है. प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर मींस ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर इज द ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. सिंपल डेफिनेशन. बात क्लियर? फिर से बोलते हैं, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? एज पर सेक्शन 2, साथ में बोलना चाहिए, एज पर सेक्शन 2 subsection 9, assessment year is a period of 12 months
starting from 1st April ending on 31st March, in which income of previous year is assessed. What is previous year? As per section 3, previous year is the year just preceding the assessment year. ठीक है, कुछ और समझते हैं सर. पहले इतना लिख लेते हैं, पहले इतना लिख लेते हैं. कॉपी में जाइए. हैव द टाइटल बेसिक कॉन्सेप्ट. कॉपी में जाइए, हैव द टाइटल बेसिक कॉन्सेप्ट और लिखिए असेसमेंट ईयर. लिखिए वैसे कैलेंडर ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, देखो ये हिंदी चलेगा, हिंदी नहीं चले तो इंग्लिश में लिखो अपना अपना. सर एग्जाम में ये लिख के आएंगे, एग्जाम में पूछ ही रहे नहीं. अकाउंटिंग ईयर अपना अपना, योर चॉइस एज पर दी चॉइस ऑफ एसएससी. अब आइए मेन असेसमेंट ईयर. सेक्शन 2 सबसेक्शन 9. अपने आप लिखो कि मैं डिक्टेशन दूं. असेसमेंट ईयर, यदि आपको याद है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखिए. असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months. थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखिए. स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April ending on 31st March, in which income of previous year is assessed. previous year को सब प्यार से पीवाई लिखते हैं. Assessment year is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March, in which income of previous year is assessed. ये दादा तो धीरे धीरे जानो, लिखो लिखो कोई बात नहीं. सुमंदा इतना धीरे धीरे क्यों? लिख लिया. नेक्स्ट पैरा चेंज. प्रीवियस ईयर सेक्शन 3. प्रीवियस ईयर सेक्शन 3. क्या लिखना बताओ? इट इज द ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. लिख दिया? नाइस. इट इज द ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. हो गया? लिख लिया क्या? ओके. हाँ 12 महीने का होना जरूरी है. 12 महीना तो जरूरी नहीं. जैसे दिवाली टू दिवाली 12 महीना नहीं होता. ठीक है, कोई बात नहीं. हम लोग को इन सबसे कोई मतलब नहीं. अकाउंटिंग ईयर योर चॉइस, आप लोग जैसे बनाना बनाओ. आपने बताया असेसमेंट ईयर इज द ईयर जस्ट इज अ ईयर पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April एंडिंग ऑन 31st March. प्रीवियस ईयर में आपने लिखा इट इज द ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. हमारे एक बच्चा पूछ रहा है कि अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होना जरूरी है क्या? तो मैंने उसको बोला नहीं, ये आपकी चॉइस है. दिवाली टू दिवाली 12 महीना नहीं होती. वो कई बार 11 महीने 9 दिन हो जाता है, कई बार 12 महीना 2 दिन हो जाता है. छोड़ो उसको.
आप मुझे ये बताओ, प्रीवियस ईयर बारे में नहीं तो होना जरूरी नहीं है क्या? मैं इतना जानता हूं लॉ को कि लॉ जब किसी चीज को डिफाइन करता है तो जितना अप्रोप्रिएट हो सकता है ना उतना अप्रोप्रिएट डिफाइन करता है। तो कितना प्यार से इन्होंने डिफाइन किया है, असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। क्लियर किया 12 महीने का होना चाहिए। फिर ये भी बोला स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च, ये भी बोला एकदम क्लियर किया। अप्रैल से मार्च बोल देता तब भी चल जाता, फिर भी बोला अप्रैल से मार्च पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड। इतना सटीक डेफिनेशन है, इसको इतना सस्ते में क्यों सल्टाया? नहीं तो इसको भी ऐसे बोलता ना, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च विच इज जस्ट प्रेसिडेंट द असेसमेंट ईयर। ऐसे सजा के बोलता, इससे इतनी बेइज्जती क्यों कर दी? हाँ देखा, इसके पास आंसर है कि प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है 12 महीने का हो। जब तुम्हारे पास नॉलेज था तो अप्लाई क्यों नहीं किया? अकाउंटिंग ईयर कैसे 12 महीने का हो जाएगा? कोई साल के बीच में बिजनेस स्टार्ट किया तो आंसर भी तुम ही देते हो, क्वेश्चन भी तुम ही पूछते हो। क्लियर है ना, तुम्हारे पास आंसर था। प्रीवियस ईयर कोई जरूरी नहीं है कि 12 महीने का हो, बस ये जरूरी है कि इट विल बी जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। यदि कोई बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है 1 जुलाई को तो फिर प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1 जुलाई से 31 मार्च, एंड 31 मार्च पे हो जाता है ऑलमोस्ट। वो भी तय नहीं है। यदि ऐसा होता तो लॉ बोलता, क्योंकि यदि बिजनेस बीच में डिसकंटिन्यू हो गया तो कहां 31 मार्च का वेट करेंगे? इसलिए इन्होंने बस इतना ही बोल के छोड़ दिया, बिकॉज ये बहुत ही कंटिंजेंट है, ये बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। ये 1 अप्रैल से शुरू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मार्च में एंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये 12 महीने का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परंतु इतना तय है कि ये असेसमेंट ईयर के पिछले वाला ईयर है। इट इज द ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो आपने लॉ को देखा, लॉ डिफाइन करते समय बहुत ही सटीक रहता है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ विथ यू। आप समझो लॉ कैसे मूव करता है। यदि वो कोई चीज बोल रहा है तो उसका मतलब है, और कोई चीज नहीं बोल रहा है तो उसका एक और मतलब है। सलमान खान नहीं है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बोलता हूं। समझे? तो इसने बोला तो हमने ध्यान दिया, इसने नहीं बोला तब भी हमने ध्यान दिया, भाई क्यों नहीं बोला? दैट इज द वे वी रीड द लॉ। क्लियर? चलो ठीक है, पैरा चेंज। प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर तो प्लीज पीवाई लिखिए आप, पूरी दुनिया पीवाई लिखती है। प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, comma, it starts when source of income commences. It starts when source of income commences. Source of income commences. ये तब स्टार्ट होता है जब सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होती है। यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है तो प्रीवियस ईयर भी 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से असेसमेंट ये चालू हो जाएगा, पक्का है। तो जो भी प्रीवियस ईयर हो 1 अप्रैल के आगे नहीं जाएगा, 1 जुलाई से आगे नहीं, 1 जुलाई से 31 मार्च पे एंड होना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? पैरा चेंज। अगला क्वेश्चन आता है, ये मैंने याद करवा दिया। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? तो भैया रिलेशन तो बहुत क्लियर है। प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में असेस होती है। जितना इस साल कमाओगे अगले साल टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये तो पक्का बात है कि प्रीवियस ईयर की इनकम
असेस होती है असेसमेंट ईयर में, but it has certain exceptions. Normally the rule is that, normally the relation is that income of previous year shall be assessed in assessment year, but it has certain exceptions. 5 exceptions है. जब प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में असेस नहीं होती, जबकि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में असेस होती. कौन कौन से 5? पहले बताओ हड़बड़ी क्या है? प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में होने दो असेस. प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में क्यों असेस कर रहे हो? देयर मस्ट बी सम हड़बड़ी. इस साल आज की क्लास का होमवर्क अगली क्लास में चेक होगा. आज की क्लास का होमवर्क आज ही की क्लास में चेक कर रहे हो, क्या बात है? तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा. देयर मस्ट बी सम रीजन ऑफ हड़बड़ी. वो रीजन जैसे कैच करोगे 5 पॉइंट याद हो जाएंगे. पहला पॉइंट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस. यदि आपका बिजनेस बंद हो गया है तो मैं क्यों अगले साल का वेट करूं? आपने बिजनेस स्टार्ट किया था बहुत साल पहले. इस साल जुलाई महीने में आप लोग का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया. पार्टनरशिप था, 3 जन की पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई. ये अपने घर, ये अपने घर, ये अपने घर. तो बताओ फिर डिपार्टमेंट किस किस को घर घर जाके ढूंढेगा? तो इनकम टैक्स लॉ आएगा, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा हाथों हाथ आ जाएगा, बोलेगा मेरा टैक्स इसी साल दे दीजिए. डिसकंटिन्यूड बिजनेस. दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस. आपने एक जॉइंट वेंचर किया है, एक कंसाइनमेंट लिया है, उसको बेचना है, 2 महीने का काम है. तो बताओ लॉ फिर अगले साल का वेट करेगा? लॉ बोलेगा बिजनेस खत्म, पैसा दे दो भैया, चलो खत्म करो. तीसरा, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली. कोई बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है, तो बताओ फिर उसको कैसे इंडिया में लेकर आएंगे? अभी तक नीरव मोदी को ला पाए क्या? कोई बाहर चला गया तो हाथ से कंट्रोल से बाहर. इसलिए उस बंदे को, कोई भी बंदा जो इंडिया से परमानेंटली बाहर जा रहा है, हम लोग उसको रोकेंगे और बोलेंगे आप अपना पहले टैक्स क्लियर करिए फिर जाइए. पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली. पर्सन सेलिंग आउट इज प्रॉपर्टी. एक बंदा है जो अपनी प्रॉपर्टी धड़ाधड़ बेच रहा है. पर्सन सेलिंग आउट इज प्रॉपर्टी टू इवेड टैक्स. टू इवेड टैक्स. इवेड मतलब टैक्स की चोरी. एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी धड़ाधड़ बेचे जा रहा है टैक्स की चोरी करने की नीयत से, तो फिर लॉ वेट नहीं करेगा, लॉ बीच में आ जाएगा. मैं समझाता हूं कैसे. सपोज इस साल मेरे को कौन बनेगा? मेरे को क्यों यार, नाम बताओ सज्जन. रोशन कुमार शर्मा. ओके, इस साल रोशन को केबीसी में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई. मतलब 5 करोड़ ये जीत गया. 5 करोड़ आ गया तो किसी ने इसको समझाया कि तू 5 करोड़ में क्या राजी हो रहा है, 30% तो तुमसे गवर्नमेंट ले लेगी. 30% भी क्या, 30% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस. तो हमने इसको समझाया 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो गवर्नमेंट ले लेगी. ऐसे बोला नहीं, मैं अपना पैसा नहीं दूंगा, मेरे पैसे मैं नहीं दूंगा. बोला देगा कैसे नहीं, गवर्नमेंट पैसे ले लेगी. बोला मैं सारे खर्च कर डालूंगा. ये असेसमेंट ये तो 1 अप्रैल से शुरू होता ना. अभी से अपने पैसे उड़ाए जा रहा है तड़ातड़, और अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाला है. बैंकरप्ट. अरे बहुत पॉपुलर वे है इंडिया में अमीर होने का, बैंकरप्ट हो जाओ. कई अरबपति ऐसे अरबपति बने हैं. क्या किया है? अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया है. तो ये जितना भी अपना प्रॉपर्टीज है, फर्नीचर, बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, सब बेचे जा रहा है. जो जो लिया था सब बेचे जा रहा है. नियत क्या है? 1 अप्रैल के पहले खाली हो जाना है. सारा पैसा गाड़ दूड़ देगा, कहीं मासी के घर के ऊपर छुपा देगा, तो कहीं दोस्त के फ्रेंड के यहाँ छुपा देगा. सारा पैसा ही गायब करने वाला है. अपना प्रॉपर्टी सारा बेच दिया. अब 1 अप्रैल को जब डिपार्टमेंट आएगा तो कमंडल लेके बैठा है. कमंडल लेके बैठा है, बाबा बन गया है. डिपार्टमेंट बोला टैक्स दो, बोला टैक्स क्या होता है, सब माया है, बाबा बन गया. डिपार्टमेंट बोला चल तेरा प्रॉपर्टी बेचेगा, बोला सब माया है, सब बेच दिया.
तो बताओ डिपार्टमेंट इससे पैसा कैसे निकलवाएगा? एसेट के नाम पे इसके पास सिर्फ एक कमंडल है। मेरा यदि मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूं तो गवर्नमेंट आके मेरा प्रॉपर्टी बेच देगा, लेकिन इसका क्या बेचेगा? इसके पास दो चीजें, लंगोट और कमंडल, क्या बेचे? तो फिर ऐसे में जैसे ही गवर्नमेंट को भनक मिलती है कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी अनड्यूली सेल कर रहा है, तो गवर्नमेंट बीच में आके असेसमेंट कर देगा। क्लियर? नॉन रेसिडेंट एसएससी engaged in shipping business. भैया ये मैं बिजनेस, हाँ ये बिजनेस में ऐसे लिखता हूं। तो नॉन रेसिडेंट एसएससी इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, बाहर से शिप आया, अरबों का इसमें सामान है, अनलोड हुआ, यहां से भी अरबों का सामान लोड हुआ, सैकड़ों पैसेंजर चढ़े और इतने सारे पैसेंजर लेकर जा रहा है। इंडिया में उसने करोड़ों का फ्रेट कमाया है, पैसेंजर के नाम पे और सामान के नाम पे। ये करोड़ों के फ्रेट पे लाखों का टैक्स होता है और शिप तो जा रहा है, और उसका ओनर भी नॉन रेसिडेंट है। तो बताओ शिप भी चला जाएगा, ओनर भी बाहर का है, तो फिर टैक्स लेने के लिए किसी न किसी नीरव मोदी को पकड़ के लाना पड़ेगा। जब पूरी चीज ही आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो आप टैक्स कैसे लेंगे? इसलिए जो भी नॉन रेसिडेंट का शिप है, जब वो इंडिया से मूव करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे पहले टैक्स क्लियर करो फिर मूव करो, नहीं तो शिप को नहीं जाने देंगे। तो शिप की इनकम, नॉन रेसिडेंट एसएससी के शिपिंग बिजनेस की इनकम पे शिप के मूवमेंट के पहले ही टैक्स ले लेते हैं। तो दीज आर द 5 केसेस जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेते हैं। दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ये इंटर फाइनल सब में पूछा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, बीकॉम में भी पूछा हुआ है, इंटर में भी पूछा हुआ है, फाइनल में भी पूछा हुआ है कि कब प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लिया जाता है। तो देयर आर 5 केसेस। नंबर वन बिना देखे, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली, पर्सन सेलिंग आउट इज प्रॉपर्टी टू इवेट टैक्स। दादा आप और मैं पढ़ रहे, बस आप इधर उधर कुछ मत देखो, सिर्फ आप और हम पढ़ रहे हैं। नॉन रेसिडेंट एसएससी इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, ठीक ना सर? एकदम प्राइवेट ट्यूशन, आप और हम बस दो ही है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू। तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन टू इज दैट income of previous year shall be assessed in assessment year. However, there are 5 exceptional situations where the income of previous year shall be assessed in previous year itself. फिर से बोलेंगे। Number 1, discontinued business. Number 2, short duration business, person going outside India permanently, person selling out his property to evade tax, non-resident and SSC engaged in shipping business. पक्का? Note it down. Have the title relation between previous year and assessment year. थोड़ा सा फास्ट लिखोगे तो मेरे को लिखाने में बहुत मजा आएगा। रिलेशन बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। नंबर 1 नहीं, नॉर्मली इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन, नॉर्मली इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन assessment year. Normally, income of previous year is assessed in assessment year. However, it has following exceptions. However, it has following exceptions. However, it has following exceptions. बोर्ड से कॉपी करिए, हो सके तो अपने आप लिखिए, डाउट लगे तो बोर्ड देख लीजिएगा। निजे निजे लिखून दरकार लागले बोर्ड देख।
जॉइंट वेंचर, 2 महीने का बिजनेस खत्म हो गया। हो गया क्या? तो आपने एक थ्योरी सीखी क्या? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन प्रीवियस ईयर्स। कैसे लग रही है हमारी थ्योरी, टैक्सी थ्योरी? अरे अच्छा बोल देते, झूठा ही सही। हाँ नालायक को, हाँ झूठ बोलने में शर्म आती है? ऐसे 50 बार झूठ बोलेंगे, एक बार अच्छा झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोल देते, अच्छा लग रहा है, ऐसा बहुत मजा आ रहा है, ऐसे बोल देते। क्या चाहता तुम्हारा? ओके, कुछ और थ्योरी करते हैं। एसएससी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। SSC section 2 subsection 7. Who is SSC? Any guesswork? Who is SSC? जो टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं SSC। और कोई अच्छी बात? SSC जो टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं SSC। तो फिर तो हम लोग उसका नाम रख देते टैक्स पेयर। समझो ना, इतना उल्टा पुल्टा नाम रहा है SSC, अजीब सा नाम है। क्यों? हाँ हाँ, तो टैक्स पेयर भी तो वन वर्ड टर्म है। अच्छा, ये सोचा जाता है इनकम टैक्स में? हाँ, वन वर्ड टर्म ऐसा कुछ नहीं है सर। वाई दिस टर्म? अच्छा छोड़ो, इस वर्ड का मतलब बताओ। लिटरेचर हिंदी क्या होता है इस वर्ड का? इवैल्यूएट करता है, जिसका इवैल्यूएशन होता है। देखो, आपने वर्ड सुना होगा पेमेंट, ये तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है इंडिया में। तो पेयर मतलब वो जो पे करता है, और पेई मतलब वो जिसको पेमेंट होता है। आपने वर्ड सुना होगा लीज, तो आपने लेसर जो भाड़े पे दिया, और लेसी जिसने भाड़े पे लिया। आपने एक वर्ड वैसे सुना असेसमेंट, मतलब इवैल्यूएशन करना, डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना, मेजर करना। तो जो असेस करता है उसका नाम हो गया एसेसर, और जिसका असेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एसएससी। तो वर्ड एकदम अप्रोप्रिएट है कि एसएससी मीन्स जिसका असेसमेंट हुआ। ये समझ में आ गया बात? लेकिन लॉ में नहीं चलेगा। लॉ में एसएससी की अपनी एक डेफिनेशन है, 5 पॉइंट की डेफिनेशन है एसएससी मीन्स, और 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट आपको पहले समझना पड़ेगा, समझ लेंगे तो याद भी हो जाएगा। आओ समझते। एसएससी मीन्स, नंबर 1, a person who is liable to pay income tax। तो कोई भी वो बंदा जिसको इनकम टैक्स देना है, या जो इनकम टैक्स देता है, इज कॉल्ड एसएससी। बहुत सिंपल। पहले पॉइंट में कवर हो गया जो आप बोलना चाह रहे थे, अभी 4 पॉइंट और है। एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर आईटी एक्ट। तो कोई बंदा जिसको भले ही टैक्स नहीं देना हो, लेकिन टैक्स में कोई पेनल्टी देना हो, तो उसको भी बोलेंगे एसएससी। हो सकता है आपने टैक्स बचा लिया हो, लेकिन आपने रिटर्न टाइमली नहीं भरा,
तो रिटर्न नहीं भरे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो हो सकता है आपको टैक्स नहीं देना हो लेकिन पेनल्टी देना हो, तो पेनल्टी भी देना हो तो यू विल बी टर्म्ड एज एसएससी। हाँ, ये दोनों पॉइंट क्लियर? याद, लायबल टू पे टैक्स, लायबल टू पे इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर आईटी एक्ट। चलो अच्छी बात। एसएससी मीन्स अ पर्सन against whom income tax proceedings are going on. SSC means a person, yeah, against whom income tax proceedings are going on. मैडम नाम बताओ। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट, इसका नाम है आयुषी। ओके, आयुषी। ओके, तो मैडम बड़ी फैशनेबल है, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनती है, बहुत ब्रांडेड रिस्ट वॉच, बहुत ब्रांडेड मोबाइल, बहुत ब्रांडेड सैंडल्स, मतलब ब्रांडेड है, मतलब ब्रांड का शौक है। बैग वैग सब ब्रांडेड, मास्क भी ब्रांडेड। ठीक है, अपने तो क्या है, अपने को फर्क नहीं पड़ता। तुम और हम लोग तो ध्यान ही नहीं देते कि कौन ब्रांडेड और कौन नॉन ब्रांडेड, कौन क्या पहना नहीं पहना, हमें क्या मतलब। इनकम टैक्स बहुत ध्यान देता है। इनकम टैक्स वाले ने मैडम पे नजर रख ली, इतने ब्रांडेड, इतना ब्रांडेड मोबाइल, इतना ब्रांडेड। पता लगा कौन है, मालूम पड़ा आयुषी। पता लगा पेन वैन क्या है, पेन मालूम पड़ गया। पता लगा कितना टैक्स देती है, टैक्स 0। मोदी जी बोले यार इतना करोड़पति की तरह रहती है और टैक्स कुछ नहीं देती। मोदी जी ने डिपार्टमेंट के बंदे भेज दिए। इनके डिपार्टमेंट के बंदे आ जाए क्या करने, रेड मारने। रेड मारने मतलब सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर मतलब आएंगे, छानबीन करेंगे, सारी चीजें देखेंगे, कितनी प्रॉपर्टीज है पता लगाएंगे और उठा ले जाएंगे क्या प्रॉपर्टीज। डिपार्टमेंट के बंदे आए, छानबीन शुरू हुई। इनका वो जो रूम है, फ्लैट है, वहां पे सारी छानबीन शुरू हुई। कुछ नहीं मिला, सिर्फ इनके वॉलेट में वो 780 रुपए थे, वो मिले और कुछ नहीं मिला। डिपार्टमेंट ने बोला आप इतने ब्रांडेड ब्रांडेड पहनते हो, बोले ये सब तो मैं फ्रेंड्स लोग से मान मून के पहनती हूँ। बात खत्म। बताओ क्या इनको टैक्स देना है? लाउडर। टैक्स देना है? नहीं, इनकम ही नहीं तो टैक्स देना है। इंटरेस्ट पेनल्टी देना है? मान मान के कपड़े पहनते, शर्म नहीं आती तुझे? लगा दे इंटरेस्ट और पेनल्टी इसके ऊपर, लगा दे। नहीं, इनकम टैक्स में इस बात की इंटरेस्ट पेनल्टी। क्या ये एसएससी है? एसएससी है। भले ही इन्हें टैक्स नहीं देना, भले ही इन्हें कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं देना, लेकिन फिर भी एसएससी मानी जाएगी। वाई? बिकॉज इनके अगेंस्ट में इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स हुई। इस साल ये एसएससी है। तो एसएससी मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट हुम आईटी प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। यदि ये इनके ऊपर रेट 2-3 साल चले तो 2-3 साल एसएससी है। जब तक इनके अगेंस्ट में आईटी प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी तब तक ये एसएससी है। क्लियर? एसएससी मीन्स अ पर्सन who is a representative SSC, who is a representative SSC। अपनी क्लास में बात चल रही थी लास्ट क्लास कि एक प्यारी सी बच्ची है, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। याद है वो बच्ची जो अपने प्यारेपन के कारण किसी मॉडलिंग कंपनी में काम कर रही है और वहां से 70 लाख रुपए कमा रही है। 70 लाख पे तुम्हें पता है टैक्स कितना देना पड़ेगा? अप्रॉक्स 20 लाख का टैक्स हो जाएगा। तो बताओ क्या ये छोटी सी बच्ची 20 लाख रुपए लेके आएगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने स्कूल बैग में डाल के 20 लाख रुपए लटका के आएगी पीछे से, किसको दूं टैक्स? ऐसे पूछते हुए आएगी अंकल किसको देना है ये टैक्स? ऐसे नहीं। इसके बदले में कौन देगा टैक्स? इसके पेरेंट्स, इसके गार्जियन। तो इसके गार्जियन सपोज एकदम ऑर्डिनरी आदमी है, कुछ नहीं कमाते, खाली बैठे हैं, खटिया पे बैठे रहते हैं। बेटी कमाती है,
तो गार्जियन तो एसएससी नहीं हुए बिकॉज उन्हें ना इंटरेस्ट देना है, ना टैक्स देना है, कुछ नहीं देना, वो तो थर्ड पे बैठे हैं। लेकिन बच्ची की इनकम के लिए उनको जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स देना है। बच्ची एसएससी है बिकॉज सी इज लायबल टू पे टैक्स, एंड इंस्टेड गार्जियन भी एसएससी है बिकॉज गार्जियन इज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। वो एक एसएससी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी एसएससी माने जाएंगे, तो इसके पापा भी एसएससी माने जाएंगे। कौन सा क्लियर? ई। 4 पॉइंट सुनाओ तो ई पॉइंट मैं बोल दूं, बिना देखे बोलना भाई, ईमानदारी सबसे बड़ी बात है। नंबर 1, एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। SSC means a person who is liable to pay interest or penalty under IT Act. SSC means a person, bolo sir, bolo. SSC means a person against whom IT proceedings are going on. SSC means a person who is a representative SSC. दादा बोलना पड़ेगा, बार बार बोलो, बार बार ट्राई करो। Number last, SSC means a person who is SSC in default. SSC in default. SSC in default. तुम्हें याद है इसको करोड़ रुपए, 5 करोड़ केबीसी में जीता था ये। फिर तुम्हें पता है इसने क्या किया था? सारे 5 करोड़ खा पी के उड़ा दिया। एक वैलेंटाइन में इसने 5 करोड़ खर्च कर दिए, पूरा खत्म। मार्च महीना आया, भाई साहब एकदम कमंडल लेके बैठे, बस वैलेंटाइन मना लिया, अब लाइफ में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बाबा सन्यासी बन गया, सन्यासी बन के बैठ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया तो बोलता मेरे पास एक कमंडल है और एक लंगोट है, जो लेना ले जा। टैक्स डिपार्टमेंट दोनों छोड़ दिया, बस इसको नजर रहा हुआ है कि इससे डिपार्टमेंट को पैसे पाने हैं। इस साल ये एसएससी है बिकॉज ही इज लायबल टू पे टैक्स, ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट, लायबल टू पे पेनल्टी। अगले साल भी एसएससी है, उसके अगले साल भी एसएससी है, उसके अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल भी एसएससी है। तब तक एसएससी है जब तक ये अपना पुराना ड्यूज क्लियर ना कर दे, क्योंकि जिनके ऊपर इनकम टैक्स का पैसा बकाया है, द पर्सन हु इज स्टिल लायबल टू पे समथिंग अंडर आईटी एक्ट इज टर्म्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। आपने टैक्स की कोई भी चोरी की या टैक्स आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो आपको बोला जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। और जब तक आपका वो टैक्स क्लियर नहीं हो जाता, आपको ऊपर टैक्स चलेगा। क्या? आपको ऊपर टैग रहेगा क्या? एसएससी इन डिफॉल्ट। और जब तक आप एसएससी इन डिफॉल्ट है तब तक आप एसएससी है। तो कमाया इसने 1 साल 5 करोड़ बस, उसके बाद इसने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, कमंडल लेके साधु बन गया। उसके बाद ये लाइफ में कोई टैक्स नहीं दे रहा, डिपार्टमेंट भी इसको छोड़ दिया, क्या उठा के ले जाएगा? ठीक है, ममता दी मना कर दिया है, हमारा एसएससी का हाथ दिबे ना तुम्हें, आए तू पूजा कर भालो करे, दुर्गा स्तुति कर भालो करे। ये दुर्गा स्तुति किए जा रहा है और इसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। तो 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, जब तक ये वो पुराना टैक्स क्लियर नहीं कर देगा तब तक इसको बोला जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, और तब तक ये चलाएगा एसएससी। 500 पॉइंट क्लियर है आपको? 500 पॉइंट का मतलब क्लियर है तो याद भी हो जाए। एक बार दोबारा बोलते फिर लिख लेंगे। As per section 2 subsection 7, SSC means a person who is liable to pay income tax, who is liable to pay interest or penalty under IT Act, against whom some proceedings are going on, who is SSC, who is a representative SSC and who is an SSC in default. याद? कॉपी करिए। SSC means पूरा बोर्ड से कॉपी कर लीजिए as it is। हो सके तो बिना देखे कॉपी करिए, आपको सब याद है। दरकार पड़े तो कॉपी देख लीजिए, बोर्ड देख लीजिए।
भाई दो डेफिनेशन तुमने सीख ली आज बड़ी बड़ी। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में क्या रिलेशंस है। और फिर तुमने सीखा हु इज एसएससी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, एसएससी मीन्स 5%। जब आप एसएससी पढ़ रहे थे तो बार बार वर्ड आ रहा था एसएससी मीन्स अ पर्सन अ पर्सन अ पर्सन अ पर्सन। क्वेश्चन आता हु इज पर्सन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, हु इज पर्सन। तो लॉ की डेफिनेशन है पर्सन इंक्लूड्स। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब आपने एसएससी की डेफिनेशन स्टार्ट की तब आपने लिखा एसएससी मीन्स, और जब आपने पर्सन की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हो तब आप बोल रहे हो पर्सन इंक्लूड्स। तो ये डेफिनेशन में कभी मीन्स लिखते हैं तो कभी इंक्लूड्स लिखते हैं। ये क्या मन मर्जी है, क्या आपस में चेंज कर सकते हैं या इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। क्योंकि बच्चे नॉर्मली पूछते हैं कि क्या हम लोग को एग्जाम्स में एक्ट की लैंग्वेज कॉपी करनी है क्या। हम लोग बोलते हैं नहीं, मन से लिख सकते हो, बुकिश लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो फिर मीन्स लिखे इंक्लूड्स लिखे कोई फर्क पड़ता है क्या। एंड आंसर इज कुछ तो फर्क पड़ता है। तभी मीन्स को भी मैंने अंडरलाइन किया था, इंक्लूड्स को भी अंडरलाइन किया है। तो जहां फर्क पड़ता है वो हम आपको बता देंगे, वो वर्ड रिप्लेस मत करना। मीन्स की जगह मीन्स रहने देना, इंक्लूड्स की जगह इंक्लूड्स रहने देना। बात ही आप अपनी भाषा लिख सकते हो। हाँ तो बताओ क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पे मीन्स लिखूं या इंक्लूड्स लिखूं। एनीवन? मीन्स मतलब स्पेसिफिकली उन्हीं लोग को बोला हो गया, और इंक्लूड्स मतलब और कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ तुम पर्सन और सब भूल जा, तुम मीन्स और इंक्लूड्स पे ध्यान दे। सपोज मैं बोलता हूं एसेट मीन्स, एसेट मीन्स मशीनरी बिल्डिंग, और मैं सपोज बोलता हूं एसेट इंक्लूड्स मशीनरी, इंक्लूड्स मशीनरी एंड बिल्डिंग। इन दोनों से क्या फर्क पड़ता है ऐसे बता मुझे। इन दोनों डेफिनेशन से तुम्हें क्या डिफरेंस फील हो रहा है। एसेट मीन्स खाली मशीनरी और बिल्डिंग ही आएगा, यानी दिस इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो जी इसमें बताया हुआ है एसेट मतलब ये होता है, और इसमें ये नहीं बताया हुआ एसेट मतलब क्या होता है। एसेट मतलब क्या होता है आप अपना कॉमन सेंस से समझिए। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि एसेट में ये इंक्लूडेड होता है। एसेट मतलब क्या होता है कॉमन सेंस में सोचिए, इंक्लूड्स मतलब ये दो चीजें इसमें इंक्लूड कर लीजिए। यानी ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है और ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इन दो के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैश भी आएगा, फर्नीचर भी आएगा, और भी बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन मशीनरी और बिल्डिंग भी आएगा। तो जब डेफिनेशन मीन्स होती है मतलब वो एकदम स्पेसिफिक है, इतना ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा, एग्जॉस्टिव। और जब कोई डेफिनेशन इंक्लूसिव रहती है, इंक्लूड से स्टार्ट होती है, इसका मतलब हमने डिफाइन किया ही नहीं है, हम तो बता रहे हैं ये सब भी आएगा। मतलब जब लॉ को कोई डेफिनेशन को ओपन रखना रहता है तो लोग स्टार्ट करते हैं इंक्लूड से, और जब लॉ को किसी डेफिनेशन को ओपन नहीं रखना रहता तो वे स्टार्ट करते हैं मीन से। जैसे जीएसटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे जीएसटी लगती है सप्लाई पे, सप्लाई इज द मेन थिंग। तो गवर्नमेंट बहुत डरती है हम लोग से, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग से बहुत डरती है। मोदी जी आके खुद बोले आप लोग यदि सपोर्ट करें तो बहुत टैक्स कलेक्ट हो सकता है, आप ही लोग धोखा देते हो। मोदी जी हमारे सीए के प्लेटफॉर्म पे आके बोले हैं। डर लगता है मोदी जी लोग को भी, क्योंकि ये लोग टैक्स की कोई ना कोई लैंग्वेज घुमा फिरा के अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। इसलिए इन्हें पता था जीएसटी लॉ बना रहे हैं, जीएसटी लगेगी सप्लाई पे, और सप्लाई की डेफिनेशन जिस चीज पे आप टैक्स लेने जा रहे हो उसी की डेफिनेशन आपने ओपन एंडेड की। उन्होंने डिफाइन किया सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब सप्लाई क्या है ये कॉमन पार्लेंस, इसमें ये सब चीजें इंक्लूड होगी। पूरी 2 क्लास लगती है सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ाने में।
और फिर भी वर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इंक्लूड्स। ये बड़ी डेफिनेशन है। फिर भी क्या स्टार्ट किया है? इंक्लूड्स। उन्हें डर लगता है हमले से, तो ये लोग बचात निकाल लेंगे, इसलिए सप्लाई मतलब पूरी दुनिया, ये भी इंक्लूडेड है। पर्सन मीन्स पूरी दुनिया, ये लोग बहुत डर लगता है हम लोग से, हम पर्सन ही नहीं, हम कहे तो टैक्स देंगे। एसएससी मीन्स अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, उसको क्लोज एंड कर दिया, पर्सन को ओपन एंड कर दिया। पर्सन में पूरी दुनिया इंक्लूडेड है, सब पर्सन है, सब कुछ भी सोच ले, फर्नीचर भी पर्सन है। इसको डेफिनेशन ओपन रहा है। बात क्लियर? मीन्स मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स मतलब क्या होता है, क्यों लॉ मीन्स वर्ड यूज करता है, क्यों लॉ इंक्लूड्स वर्ड यूज करता है। जब भी लॉ मीन्स वर्ड यूज करेगा तो फायदा यह है कि कोई लिटिगेशन नहीं होगा, क्योंकि मीन्स मतलब ही होता है कि बस इतना ही है और कुछ नहीं है, कोई झमेला नहीं, एकदम क्लियर डेफिनेशन है। और जब भी कोई लॉ इंक्लूड्स वर्ड डेफिनेशन में डालेगा, मतलब वो डर रहा है कि कहीं कोई बच के निकल ना जाए, इसलिए उन्होंने इंक्लूड्स डाला है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। यदि पर्सन मीन्स बोल देता तो क्या हो जाता? पर्सन मीन्स बोल देता तो बताओ बिल्ली पे टैक्स ले पाता? बिल्ली पे कोई बोल ही नहीं सकता। पर्सन मीन्स बिल्ली, चूहा, कुत्ता बोल सकता है? ऐसे तो डेफिनेशन बन नहीं सकती। तो इसको ओपन एंडेड रहा, पर्सन इंक्लूड्स, लेट इट बी। यदि क्लोज एंड कर देता, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, बीओआई, तो हम लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने कुत्ते के नाम पे कर देते, मेरे पेट के नाम पे। मेरे को इतना प्यारा है वो, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर देता। अब बताओ इंटरेस्ट इनकम किसको आ रही है? मेरे कुत्ते को। ये तो पर्सन ही नहीं है सर। हाँ, इसलिए उन्होंने डेफिनेशन रखी है क्या? पर्सन इंक्लूड्स। मीन्स क्यों रहा जाता है? इंक्लूड्स मतलब क्या होता है? ये तो आपने शायद फाउंडेशन में कहीं पढ़ भी लिया होगा, लॉ वाले सर ने बताया होगा। यहां पे आपको ये भी मालूम पड़ा कि क्यों लॉ मीन्स वर्ड यूज करता है कभी कभी, और क्यों लॉ इंक्लूड्स वर्ड यूज करता है कभी कभी। Why the definition is closed? Because it is not so important. Why the definition is open? Because it is very important. कहीं कोई बच के ना निकल जाए, इसलिए इसको ओपन रखो। Got it? Nice. हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? एज पर सेक्शन 231 पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। ये आप साथ साथ लिख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। एन एचयूएफ, अ कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, a local authority, an artificial or juridical person. Person includes, लिख लिया, an individual, an HUF, a company, a BOI, a local authority, an artificial or juridical person. हाँ, मैं बताऊँ, अभी सभी बताना है। यहाँ पे आने, अरे यार, यहाँ पे आने से पहले मैं तो स्टार्ट करूँगा ऊपर से ना, सब साथ में बताओ। हु इज इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मतलब आप क्या समझते हो? सर इंडिविजुअल मतलब आप और हम। बताओ इंडिविजुअल मतलब क्या बोलूं, ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग? ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग, यानी कुत्ते बिल्ली क्या इंडिविजुअल कैटेगरी में आएंगे या सिर्फ इंसान इंडिविजुअल कैटेगरी में आएंगे?
ह्यूमन बीइंग, नॉट लिव इन बीइंग। वो बोल रहा है लिव इन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। अरे लिव इन बीइंग देखो, अरे कुत्ते बिल्ली को भी तो टैक्स देना पड़ सकता है ना। हाँ, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम पे कर दूं तो उसे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा?